हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर को, एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स होती हैं और हीट बजट के कॉन्सेप्ट को। तो पहले तो हम समझेंगे वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंट क्या है। वेदर क्या है? वेदर है डे टू डे चेंजेस इन द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। जो रोज के जो चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में उसको हम वेदर कहते हैं। और जो क्लाइमेट होता है एवरेज वेदर कंडीशंस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 30 ईयर्स और मोर। तो क्लाइमेट क्या है? वेदर कंडीशंस का एवरेज। और वेदर क्या है? आज जैसे क्या टेम्परेचर है, कल कैसा वेदर है, कैसा रेनफॉल है। और जो क्लाइमेट है इसका एवरेज ओवर 30 ईयर्स। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज डिफाइंड एज द गैसियस एनवेलप। एक गैसेस का एनवेलप है जो सराउंड करता है सेलेस्टियल बॉडी को। अर्थ जैसे किसी और प्लैनेट की तरह अपना अर्थ का एटमॉस्फेयर है। और जो एटमॉस्फेयर है उसको रिटेन, कैसे रिटेन मतलब कैसे उसको वहां पे मेंटेन करके रखा जाता है, वो करा जाता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के द्वारा। और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो उसके साथ रोटेट करता है। अर्थ का एटमॉस्फेयर पढ़ते कौन है? लर्निंग अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर enables science to understand and predict changes on a large number of scales. Meteorology is the subject that studies the chemical and physical properties of atmosphere together with its field of motion, mass and moisture. तो वो कह रहे हैं मीटियोरोलॉजी। अभी हम ज्योग्राफी कर रहे हैं, इसका ज्योग्राफी का सब पार्ट है मीटियोरोलॉजी, जो स्टडी करता है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एटमॉस्फेयर की। और उसके साथ ही उसका मोशन, मास और मॉइस्चर भी अंड समझता है। तो अर्थ और एटमॉस्फेयर बना, बेसिकली एटमॉस्फेयर बना कैसे था? जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, तब एटमॉस्फेयर नहीं था। ये ऐसा माना गया है कि एटमॉस्फेयर आया मेनली वॉल्केनिक एक्सपल्शन के कारण। जो कि जितना वॉल्केनिक एक्सपल्शन हुआ फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर, मेनली वाटर वेपर विद सम कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड सल्फर। एटमॉस्फेयर एक कुछ ही अमाउंट तक वाटर वेपर होल्ड कर सकता है। तो जो एक्सेस है वो तो कंडेंस हो गया लिक्विड के फॉर्म में, और उसने वो जो कंडेंस हुआ उसने सारा ओशंस भर दिए। It is thought that the first stage in the evolution of life on Earth required an oxygen free environment। कहते हैं कि ऐसा माना गया है कि जो फर्स्ट स्टेज था वहां पे ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट की जरूरत थी। लेकिन later primitive forces of plant life developed in the oceans and began to release small amounts of oxygen into the atmosphere as a waste product from the cycle of photosynthesis। जो फर्स्ट स्टेज था वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि जो वॉल्केनिक इरप्शंस में से जितना वाटर वेपर रिलीज हुआ, फिर वो कंडेंस होके उसने जितना सारा ओशंस को भर दिया और ओशंस में फर्स्ट प्लांट लाइफ इमर्ज हुई। तो प्लांट लाइफ ने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अमाउंट में ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू किया। कि इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। H2 यानी कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सनलाइट गिव्स शुगर एंड ऑक्सीजन। This buildup of atmospheric oxygen eventually led to the formation of ozone layer। तो जितना ये this buildup of atmospheric oxygen eventually led to the formation of the ozone layer. This layer, approximately 8 to 30 kilometer above the surface, helps to filter the ultraviolet portion of the incoming solar radiation। तो ये जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का बिल्डअप हुआ रिलीज होने के बाद, उसी ने ही इवेंचुअली 8 to 30 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस बनाना शुरू कर दी ओजोन लेयर, जो कि फिल्टर करती है इनकमिंग यूवी रेडिएशन को। Therefore, as levels of harmful UV radiation decreased, so plants were able to move to progressively higher levels in the ocean। और जितनी भी harmful UV radiation थी वो कम हो गई, और प्लांट्स जो है वो प्रोग्रेसिव लेवल पे मतलब बढ़ना शुरू हो गए ओशंस में। इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस और बूस्ट हुई, और ऑक्सीजन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस बूस्ट हुई तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी बूस्ट हुआ। इसकी वजह से ये एलिमेंट इस लेवल तक पहुंच गया कि सस्टेनेबल सरफेस पे एग्जिस्टेंस होना शुरू हो गई। और ये याद रखना कि जो ऑक्सीजन ऐसा है जो कॉमनली फाउंड यूनिवर्स में एलिमेंट नहीं है, इट इज़ नॉट वेरी कॉमनली फाउंड।
तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस हैं? वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है और गैसेस हैं। गैसेस में कौन सी गैसेस सबसे ज्यादा है? मेन नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है। और ट्रेस एलिमेंट्स है जेनॉन के, आर्गन के, ओजोन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, नियॉन के, हीलियम के, मीथेन के, नाइट्रस ऑक्साइड के, वाटर वेपर, अमोनिया मोनोऑक्साइड, आयोडीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके ट्रेस एलिमेंट्स हैं 1%। नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा प्लेंटिफुल गैस है, हमने पढ़ी लिया एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन एसेंशियल है सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स के लिए, लेकिन प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं ले सकते एयर से। बैक्टीरिया होता है जो प्लांट्स के सॉइल में रहता है और रूट्स में रहता है, जो नाइट्रोजन को एयर से लेता है और उसको प्लांट्स यूज करते हैं इवेंचुअली। ऑक्सीजन हमने पढ़ लिया अभी। ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट अबंडेंट है। ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को ऑक्सीजन चाहिए होती है ब्रीदिंग करने के लिए। जो ग्रीन प्लांट्स है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ऑक्सीजन इस तरीके से ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेस एलिमेंट्स में है, मतलब 1% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड करती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करती है टू मेक देयर ओन फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करती है और ताकि वो खाना बना सके और ऑक्सीजन को रिलीज कर सके। ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन के द्वारा रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपेरेंट है टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसका मतलब क्या है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम पढ़ेंगे कि वो इनकमिंग रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जब बाउंस बैक रिफ्लेक्ट करी जाती है बाद अर्थ पे आने के बाद, आई जस्ट सी इफ आई कैन शो यू थ्रू एनोटेशन। यस। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेयर है वो ट्रांसपेरेंट है, सो द इनकमिंग सोलर रेडिएशन कैन पास थ्रू इट। बट जब अर्थ के सरफेस से वापस से रिफ्लेक्ट होके रेडिएशन जाती है तो उसके लिए ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, थिक है। आई होप आप ये पॉइंट समझ चुके हो। जो कार्बन डाइऑक्साइड है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का कुछ पार्ट अब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करती है, इसी को यही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। बाकी गैसेस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता ही जा रहा है कुछ डेकेड से। ये मेनली किसका कारण क्या है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जिसकी वजह से एयर का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। ओजोन, ओजोन हमें ट्रोपोस्फेयर में कहा और मेनली स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है ओजोन, बट ट्रोपोस्फेयर में भी ओजोन होती है। तो ओजोन हमें मिलती है 10 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ये एक फिल्टर का काम करती है जो अब्जॉर्ब करती है यूवी रेज सन की और प्रिवेंट करती है यूवी रेज को अर्थ तक पहुंचने से। जो नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज की जाती है जेट प्लेन्स के द्वारा और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरो फ्लोरोकार्बन रिलीज किए जाते हैं एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स के द्वारा, ये हार्मफुल होती है ओजोन लेयर। तो ये हम सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज में, ओजोन डिप्लीशन में, कि क्या क्या है सब्सटेंस जिसके कारण ओजोन डिप्लीट हो रही है। बट यहाँ पे बस हम ब्रीफली थोड़ा सा ओजोन के बारे में पढ़ रहे हैं। इनर्ट गैसेस, नाइट्रस ऑक्साइड जो प्लेन्स के द्वारा रिलीज की जाती है उसके उसके कारण भी ओजोन डिप्लीट होती है। इनर्ट गैसेस, जो इनर्ट गैसेस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आर्गन। बाय वॉल्यूम इट फॉर्म्स अबाउट 0.93% ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इनर्ट गैसेस में आर्गन सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी इनर्ट गैसेस हैं नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन और जेनॉन। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है वेदर प्रोसेसेस में। ये जो बाकी की इनर्ट गैसेस है इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। वाटर वेपर, वाटर वेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिए, क्योंकि वाटर वेपर है वो
वेदर वेदर को पे काफी इम्पैक्ट करती है। वाटर वेपर जो है वो 10 किलोमीटर की हाइट तक पाया जाता है। वाटर वेपर इज अ वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज 4% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम इन द वार्म एंड वाटर ट्रॉपिक्स, वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स। तो जितने भी गर्म ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे वाटर वेपर अप्रोक्सीमेटली 4% है एयर का। बट बाकी जगह पे जहाँ पे ड्राई है एयर, वहाँ पे, यहाँ कोल्ड एरियाज हैं डेजर्ट के या पोलर रीजन्स हैं, वहाँ पे वाटर वेपर एयर में 1% हो सकता है। जो वाटर वेपर है वो ऑल्टीट्यूड के साथ, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वाटर वेपर है वो ऑल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज करता है। वाटर वेपर अब्जॉर्ब करता है इंसुलेशन को और इज द इमीडिएट कॉज, और वाटर वेपर के कारण ही कंडेंसेशन होती है और प्रेसिपिटेशन होती है, यानी कि बारिश होती है। और वाटर वेपर हाइट के साथ कम होता है। Dust particles. The small dust particles, solid particles in the atmosphere, are originated from different sources such as sea salts, fine soil, smoke, soot, ash, pollen dust and disintegrated particles of meteors. तो जो डस्ट है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है? सी सॉल्ट में से, फाइन सॉइल में से, स्मोक सूट में से, ऐश में से, पोलन में से, और मीटियोर्स के डस्ट पार्टिकल, मीटियोर्स को डिसइंटीग्रेट होकर जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें से। ये पार्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एटमॉस्फेयर की हीटिंग के में, क्योंकि ये स्कैटर करते हैं और डिफ्यूज करते हैं इंसुलेशन को। डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल्स एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंसेस टू प्रोड्यूस क्लाउड्स। और ये क्लाउड फॉर्मेशन में भी डस्ट और सॉल्ट पार्टिकल्स काफी मदद करते हैं। डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। जितनी हायर कॉन्सेंट्रेशन इस इनकी होती है वो कहाँ पे होती है? सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में, क्योंकि वहां पे ड्राई विंड्स होती है देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स। तो इसी से हम अपना जो हमने है बेसिकली किया है अभी अंडरस्टैंड मेन एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वो हमने फिनिश किया है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर।